Hello students, welcome in the online classes of Growth of Education Center. So we are going to continue our chapter third, which is conservation of plants and animals. बहुत सारे टॉपिक हम लोग इस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि 2 क्लासेस इस चैप्टर की हो चुकी हैं. हमने पढ़ा किन किन टॉपिक्स के बारे में, देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने स्टडी किए थे अपनी प्रीवियस क्लासेस में. जल्दी से आप रिवाइज करेंगे इनको. कोई भी टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप प्रीवियस वीडियोस पहले देखेंगे, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड इस क्लास का, इस चैप्टर का, और फिर आप आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहली चीज इकोसिस्टम हमने देखा था, जो कि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट से मिलके बन रहा था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से. और जरूरी था हमारे लिए कि हमें क्या करना है कि दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, दोनों को संभाल के बचा के रखना है ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर सके. इसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट डिफॉरेस्टेशन. क्या था बेटा डिफॉरेस्टेशन में, सबको याद होगा, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर. क्या हो रहा था, पेड़ पौधों को काटा जा रहा था या फिर पूरे के पूरे जो जंगल है उनकी पूरे एरिया को ही साफ कर दिया जा रहा था. इसके हमने कॉजेज देखे थे. क्यों ये हो रहा है बेटा, तो ये हो रहा है बेटा बिकॉज ऑफ हमारी एक्टिविटीज. हमको जो लकड़ी की जरूरत है उसको फुलफिल करने के लिए हम जंगल काट देते हैं, रोड्स रेलवेज वगैरह बनाने के लिए हम जंगल काट देते हैं, या फिर जो भी हमारी जरूरतें हैं, डैम्स कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें हाइड्रो पावर डैम्स बनाने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बना रहे हैं, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं. या फिर कभी कभी नेचुरल कॉजेज भी है, जंगल में आग लग जाती है पूरा का पूरा, या फिर सूखा पड़ जाता है, तो इन वजह से भी क्या हो जाता है, खराब हो जाते हैं पेड़ पौधे. अदर देन दैट हमने देखा था कि अगर ये चलता रहेगा तो इसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमको फेस करने पड़ेंगे. तो हमने देखा था कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी, ड्रॉट्स आ जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगे, सॉइल इरोजन हो जाएगा, रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा. ये सारी चीजें हमको फेस करनी पड़ेंगी अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे. और प्रिकॉशंस कैसे हम इनको बचा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगा के, पेड़ों को ना काट के, वाइड जो हमारी डिपेंडेंसी है प्लांट्स या पे ज्यादा, वो सब ना करके हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ये सारी चीजें हमने स्टडी की थी. इसके बाद हमने स्टडी किया था अबाउट बायोस्फीयर. ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ बेटा एग्जिस्ट करती है. 3 बायोस्फीयर के हमारे तरीके थे, 3 टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर थे, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बेटा हाइड्रोस्फेयर. ये सारी चीजें हमने स्टडी की थी. एयर में, लैंड में या वाटर में, हर जगह क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ सर्वाइव करती है. कुछ ऐसे हैं जो एयर में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लैंड में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि वाटर में रहते हैं और अपनी लाइफ को रेगुलेट करते हैं. ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे. इसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट वाइल्ड लाइफ, जो कि था अबाउट अनडोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट पे रहते हैं. और अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे तो क्या होगा, इन बेचारों के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी अगर हम जंगल को इसी तरीके से खत्म करते रहेंगे. तो हमें क्या करना है, जो ये वाइल्ड लाइफ है इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको संभालना है, इनको बचाना है. इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से तरीके थे, 2 स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने पढ़ी थी. टू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज जो हम लोगों ने देखी थी बेटा. एक थी हमारी इन सीटू कंजर्वेशन और एक था बेटा हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू में क्या था, जहां पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो वहीं पे रहेंगे और उस पूरे के पूरे एरिया को क्या कर दिया जाएगा, प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा. गवर्नमेंट वो पूरे लैंड को अलॉट कर देगी कि यहाँ पे क्या हो गया है, अब इस एरिया को हमने प्रोटेक्ट कर दिया है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगी. कोई भी जाके वहाँ पेड़ को नहीं काट सकता, कोई भी जाके वहाँ हंटिंग नहीं कर सकता. गवर्नमेंट उस एरिया को पूरा प्रोटेक्ट कर देती है. एंड दूसरा जो था एक्स सीटू कंजर्वेशन, यहाँ पे इनको इनके हैबिटेट से निकालते हैं एक आर्टिफिशियल हैबिटेट, जैसे कि जू है, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन है, वहां पे उनको रखते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं. इन सीटू कंजर्वेशन जो कि डायनेमिक था और एक्स सीटू कंजर्वेशन जो कि स्टैटिक था, बहुत ज्यादा डायनेमिक्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं. इन सीटू कंजर्वेशन में कैप्टिव ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं थी,
बट ex situ कंजर्वेशन में कैप्टिव ब्रीडिंग पॉसिबल थी। इन situ के टाइप्स क्या कहते हैं? इन situ के टाइप्स में नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और ex situ के क्या है? जू है, बॉटेनिकल गार्डन है, सीड बैंक्स है, म्यूजियम्स है, सब हमारे ex situ कंजर्वेशन के टाइप्स थे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कंजर्वेशन के लिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं, या फिर वो नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है बेटा? सैंचुरीज हो सकती हैं। ये सब क्या है बेटा? प्रोटेक्टेड एरियाज है जिनको गवर्नमेंट ने अलॉट किया है कि यहाँ पे क्या रहेगा? लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हो, सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे या सेम टाइप के नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, छोटे से लेके बड़े तक, हर्बीवोर से लेके ओमनीवोर्स तक, एरियल से लेके एक्वेटिक तक, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो कि क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बनाते हैं। अब आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है सिर्फ एक ही टॉपिक है, बहुत डायनेमिक टॉपिक एंड बहुत अच्छा टॉपिक, एंड दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। जो हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की, जिसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करके रख दिया है, उसकी एक टाइप है ये बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें प्रोटेक्शन किया जाता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, एरियाज को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व का ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये एक प्रोग्राम के तहत शुरू हुई थी एंड प्रोग्राम का नाम था मैप। मैप का मतलब क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर। किस तरीके से हम और हमारा जो सराउंडिंग है, जहाँ हम रहते हैं, उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम बना था। और उसी प्रोग्राम के तहत क्या होता है? मैप के तहत ही बायोस्फीयर रिजर्व्स का बनना शुरू हुआ था। कैसे एरियाज है ये देखेंगे। These are multi-purpose protected areas. Multi-purpose यहाँ पे बहुत सारे काम सॉल्व हो रहे हैं, मतलब to preserve the genetic diversity। क्या करते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को बचाएंगे, या हम सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स को बचाएंगे, सिर्फ शब्स को बचाएंगे, सिर्फ हर्बीवोर वाले एनिमल को बचाएंगे। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग तरीके के जीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, हर किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व में की जाती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ जेनेटिक्स वाले ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या कर सकें? हम प्रिजर्व कर सकें। कंजर्व नहीं करना है, प्रिजर्व करना है कि जो जैसा है वो वैसा ही क्या रहेगा? बना रहेगा। उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी तरीके के डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उनको एज इट इज प्रिजर्व करके रख दिया जाएगा, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे देखिएगा? टू कंजर्व डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को बचाना मतलब अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स को बचाना है, उनकी इंटीग्रिटी, जो उनका अपना कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको हमको प्रोटेक्ट करना है। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के लिए हमको ये करना है? प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, एंड इवन फॉर माइक्रोब्स। व्हाट आर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स आर लिटिल ऑर्गेनिजम्स। लिटिल ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब को हम एक और नाम से भी जानते हैं, आप शायद पहचान लेंगे अगर ये लिखा जाएगा तो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमको नेकेड आइज से नहीं दिखते, इनको देखने के लिए हमको जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। एग्जाम्पल बताइए कुछ माइक्रोब्स के। बैक्टीरिया, ठीक बेटा, वायरस, और आपका प्रोटोजोअन्स, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में हमारे साथ रहते हैं। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, बट हमें क्या करना है? उनको प्रोटेक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं से ये भी हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका ही पार्ट है। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे? डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाएगा। डाइवर्सिटी में हम प्लांट्स को भी काउंट कर रहे हैं, हम एनिमल्स को भी काउंट कर रहे हैं, एंड हम माइक्रोब्स को भी बेटा काउंट कर रहे हैं। सबको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। सेकेंड थिंग क्या है कि ऐसा नहीं कि एरिया एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, यहाँ पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं है, कोई भी आ नहीं सकता, कोई भी यहाँ जा नहीं सकता, ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है रिसर्च को। ऐसी प्रोटेक्टेड जगह जिसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर दिया है, बट ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमन यहाँ एंटर नहीं कर सकता। जा सकते हैं, किस पर्पज के लिए जा सकते हैं? रिसर्च के लिए जा सकते हैं। ठीक, डिफरेंट प्लांट्स पे, डिफरेंट एनिमल्स पे, इकोसिस्टम पे जो रिसर्च करनी है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है। एंड ऑन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड अदर एनवायरमेंटल
एक्सपेक्ट, रिसर्च को प्रमोट किया, ठीक है। इसके अलावा किसको प्रमोट कर रहे हैं, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को, कि हमें अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से कंजर्व करना है, ये प्रमोट किया जा रहा है यहाँ से। साथ साथ अदर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, वहाँ और रिसर्च कर सकते हैं, सब चीजें अब प्रमोट की जा रही हैं। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एक्टिविटीज अलाउड है। और कैसी एक्टिविटीज अलाउड है, एजुकेशनल एक्टिविटीज अलाउड है, कि अगर कोई ट्रिप पे वहाँ घूमने जाना चाहता है स्टूडेंट्स के बंच, तो वो वहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ के बारे में पढ़ सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज अलाउड है। या फिर अवेयरनेस के लिए जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग पर्पज के लिए जाना चाहते हैं, सब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व में पॉसिबल होता है। साथ साथ यहाँ पे प्रमोट किया जाता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है, कि हम आज चीजों को यूज भी कर रहे हैं और साथ साथ इनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं फॉर फ्यूचर यूज। क्या मतलब है सस्टेनेबल मैनेजमेंट का, कि ऐसा नहीं है कि हम आज यूज ही नहीं करेंगे, हम आज यूज कर रहे हैं उनको, अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ बचा भी रहे हैं उनको, कि बाद में फ्यूचर में भी हम उनको क्या कर सके बेटा, यूज कर सके। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही है, आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए ये बहुउद्देशीय संरक्षित है यहाँ पे, ताकि हम आनुवांशिक डिफरेंट हम प्रोटेक्ट क्या कर सके। बायोस्फीयर रिजर्व के मुख्य उद्देश्य क्या है, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता और अखंडता का संरक्षण करना। दूसरा काम क्या है इनका, पारिस्थितिकी संरक्षण और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं पर अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना, सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना। ये सारी ही चीजें बायोस्फीयर रिजर्व में होती हैं। एक ऐसी प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर लिया है, ताकि यहाँ का जो पेड़ पौधा है, यहाँ के जो जानवर हैं, यहाँ के जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। बट ऐसा नहीं कि कोई उसके अंदर जा नहीं सकता, उसके अंदर आप जा सकते हैं, बट वहाँ पेड़ों को तोड़ने के लिए नहीं जा सकते, वहाँ पे आप जानवरों को मारने के लिए नहीं जा सकते। वहाँ पे आप क्यों जा सकते हैं, किसी रिसर्च को करने के लिए जा सकते हैं, पढ़ाई को करने के लिए जा सकते हैं, कोई ट्रेनिंग करने के लिए जा सकते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट सीखने के लिए जा सकते हैं, अवेयरनेस कराने के लिए जा सकते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बट आप अपनी मर्जी से वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, खराब एक्टिविटीज। कुछ देखिए फेमस बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में जो कि प्रेजेंट है, ठीक, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में प्रेजेंट है। सेकेंड आप देख रहे हैं पंचमढ़ी, सबको पता होगा, ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, जगह ही एक वहां की, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, आपका वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। एंड मानस नेशनल पार्क आपका असम में प्रेजेंट है। ठीक है, लोकेशंस आप लर्न कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं ये जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया है। तमिलनाडु में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश बायोस्फीयर रिजर्व, असम में मानस नेशनल पार्क है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व एंड वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस। देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया ही क्या कर दिया गया बेटा, प्रोटेक्टेड है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए वाली पिक्चर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा गया। ये बायोस्फीयर के रिजर्व के अंदर का एक नेशनल पार्क है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही बड़ी एरिया होती है, तो बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया और उसके अंदर दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज भी, कोई नेशनल पार्क या कोई सैंचुरीज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सिचुएटेड एक नेशनल पार्क है। एंड सुंदरबंस अगेन आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी जगह है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स है यहाँ पे किसके बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व के। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्योंकि बहुत ही बड़ी जगह है, वहाँ पे चीजों को प्रोटेक्ट भी करना है और साथ साथ हमने पढ़ा कि भाई ट्रेनिंग भी हो जाएगी, एजुकेशनल पर्पसेस भी सॉल्व हो जाएंगे, सारे ही काम हो जाएंगे। तो दोनों चीजें करना और एक ही पर्टिकुलर जगह पे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उस जगह को क्या करते हैं, डिफरेंट जोन्स में हम डिवाइड कर दें, अगर उसको अलग अलग बांट दे तो क्या होगा, कुछ जगह ऐसी हो जाएगी जहाँ पे भाई सब कुछ एकदम प्रिजर्व रहेगा, किसी की भी एंट्री नहीं होगी। कुछ ऐसी जगह हो जाएंगी जहाँ पे
हाँ भाई जा सकते हैं, आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, रिसर्च के लिए जा सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। और कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे भाई क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है, लोकल्स आसपास में रह ही रहे होंगे, वहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल नहीं होता बायोस्फीयर रिजर्व का, तो उन एरियाज में क्या होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ कर दिया जाएगा। तो इन सबको देखते हुए 3 कैटेगरीज में बायोस्फीयर रिजर्व को डिवाइड किया गया। सबसे पहला जोन जो है वो है कोर जोन। कोर जोन हमेशा क्या होता है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। कोर कहाँ पे होता है, हमेशा सेंटर में कोर्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो जो बीच का सबसे ज्यादा पार्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा, कोर जोन कहा जाएगा। कैसा एरिया होगा कोर जोन बेटा, कोर जोन वो एरिया होगा, दिस जोन इज स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड इन दिस जोन। उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रख दिया जाएगा ताकि वहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी ना हो, कोई ह्यूमन जाएगा ही नहीं, एकदम प्रोटेक्टेड है कि वहां पे जितने भी पेड़ पौधे हैं, वहां पे जितने भी वाटर बॉडीज है, वहां पे जितने भी एनिमल्स है, वो सब एज इट इज वहां पे सरवाइव कर पाए। किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरफेरेंस उस एक्टिविटी में अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके उसके बाहर का एरिया होगा सेकेंड जोन, इसको क्या कहेंगे बेटा, बफर जोन कहेंगे। दिस जोन सराउंड्स द कोर जोन। कोर जोन को क्या कर रहा है बेटा, सराउंड कर रहा है एंड प्रोवाइड अ स्पेस। और यहाँ पे किस चीज की जगह मिल रही है, यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करने जाना है, ठीक है रिसर्च कर सकते हैं। रिक्रिएशन, घूमने फिरने जाना है एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, तो वो कर सकते हैं। टूरिज्म, वो भी यहाँ पे क्या है बेटा, अलाउड है। मतलब इस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, बट कैसी ह्यूमन एक्टिविटीज है, लिटिल ह्यूमन एक्टिविटीज है। रिसर्च के लिए जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, रिक्रिएशन के लिए जा सकते हैं, टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, बट अदर देन दैट कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसके भी सबसे बाहर प्रेजेंट होगा एक और जोन, जो कौन सा जोन होगा, ट्रांजिशन जोन, जो उसको भी सराउंड कर रहा होगा, बफर जोन को भी। दिस जोन इज फॉर लोकल कम्युनिटीज, जहाँ पे वो लोकल आसपास एरिया के लोग रह रहे हैं, उनके लिए ये जगहें होती हैं। क्या करेंगे इस जगह पे, दैट हैव अ हैंड इन मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ दैट एरिया। और उनको अलाउ होता है कि आप यहाँ के रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, यहाँ की चीजों को संभाल सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे संभाल सकते हैं, आप यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं, आपको जमीन दिख रही है खेती के लिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फार्मिंग आपको अलाउड है, खेती बाड़ी आप कर सकते हैं। वाटर बॉडीज आपको यहाँ पे दिख रही है,